जम्मू कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी गवाही आज खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सदमा लग गया है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने नवाज शरीफ का एक बयान जारी किया, जिसमें बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताया गया और यह कहा गया कि भारत सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के हिसाब से नहीं चल रहा है। इस पर भारत ने करारा जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान के बयान से साफ है कि आतंकवाद उसकी सरकारी नीति है और पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने से दूर रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केन्या के नायरोबी से पाकिस्तान को लेकर दुनिया को साफ मैसेज दिया है। As President Yunuwa said in Delhi in October last year, terrorism is an evil that knows no boundary, had no religion, no race and no values. Indeed, we live in a world where breaches of hate and violence are threatening the fabric of our society. As young dynamic citizens of Kenya and as members of the African society, you will need to be watchful of those who spread radical ideologies and be equally condemning of those who give shelter to terrorists and use them as political instruments. आतंकवादी के मारे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लगे सदमे को समझा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवाद का खूनी खेल का भारत पर्दाफाश कर चुका है और इसके करारा जवाब दे चुका है। कश्मीर में पाकिस्तान के फैलाए आतंकवाद और उसके बनाए आतंकवादियों के सामने भारत न झुका है, न कभी झुकेगा। बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को मारकर भारत ने पाकिस्तान की हर साजिश को चकनाचूर किया है। कश्मीर में भी धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं। सिर्फ दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में तनाव है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार के मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को जनता तक पहुंचने और बात करने को कहा है। आज अमरनाथ यात्रा भी फिर से शुरू हो गई है, जो पिछले 2 दिन से स्थगित है। साफ संदेश है कि आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा। पिछले 2 दिन बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए बहुत भारी रहे हैं। एक तो इतनी मुश्किल तीर्थ यात्रा और ऊपर से यात्रा को बीच में रोका जाना। जहां तहां फंसे तीर्थयात्री किन तकलीफों से गुजरे हैं, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। मैं इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो नगरोटा का इलाका है, जो कि मेन चेक पोस्ट है, वहां पहुंचा हूं। अभी यहां पर काफी यात्री आ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि क्या क्या देखा, क्या सुना उन्होंने। बहुत ही बदतर हाल है वहाँ पे, बहुत ज्यादा। वहाँ पे हर एक जो भी यात्री जा रहा है उसके आप फेस से देख सकते हो, मेरे चेहरे से देखो, 2 दिन हो गए नहाया नहीं, इतना बुरा हाल है वहाँ पे, पूछो मत। एकदम दहशत का माहौल था। हम जितनी देर श्रीनगर से थोड़े निकले हैं, रास्ते में बड़े बड़े पेड़ काटे हुए फेंके हुए थे, शीशे गाड़ियों के टूटे हुए थे, कुछ गाड़ियां जली हुई पड़ी थी। एक तरफ आतंकवाद के प्रेमी हैं जो कश्मीर में कोहराम मचा रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा बर्फानी के भक्त हैं जो आतंकवादियों के हमदर्दों की वजह से कश्मीर में फैली हिंसा और तनाव में फंस गए। खाने पीने की चीजों की किल्लत है, पैसे भी खत्म हो गए। 2 दिन में हालात बहुत खराब हो गए। कश्मीर में शुक्रवार से हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन उस बीच हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, जो अलग अलग देश के हिस्सों से आए थे, वो अलग अलग जगहों पर फंसे पड़े हैं। मेरे पीछे जो ये श्रीनगर में ये यात्री हैं, ये तो कहीं से बालटल से श्रीनगर आ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ से आगे निकलने में ये असफल है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मुझे अब यहाँ का हमको पता रहता था कि यहाँ पे हमको सुविधा नहीं है, तो हम बड़ताल में रुक जाते थे। अभी हमारे पास हाथ में पैसे भी नहीं है, एटीएम से भी हमको पैसे निकालने देखे तो एटीएम में भी पैसे नहीं है। रात से जब से भी आए, बाथरूम है, टॉयलेट है और कोई किसी को सब तरफ कुछ भी सुविधा नहीं। अब कहाँ जाएंगे हम। आज तीसरे दिन बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है, जब अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बंदोबस्त और यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अहम विभागों की मीटिंग हुई, जिसके बाद शाम को 3500 तीर्थयात्रियों को जम्मू बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया गया।
पर्यटन मंत्रालय लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और किस तरह से उन्हें हम इवैक्यूएट कर सकें, जो किसी भी तरह के पर्यटक हमारे फंसे हुए उनको हम तेजी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें, ये हमारी इस वक्त तक अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कोई 4000 तक यात्री ऐसे हैं, क्योंकि 63 व्हीकल्स जो हैं वो उधमपुर से मूव कर चुकी हैं, 28 जो हैं वो रामबन डिस्ट्रिक्ट से कर चुकी हैं और इसके अलावा सांबा में जो यात्री थे ये भी मूव करेंगे। शनिवार से अमरनाथ यात्रियों का कोई भी जत्था जम्मू से रवाना नहीं हो सका था। पथराव और हिंसा की वजह से हालात काफी बिगड़ गए थे, जिससे जम्मू में तकरीबन 10,000 यात्री और बालटाल में करीब 30,000 अमरनाथ यात्री फंसे थे। ये अभी अमरनाथ से एक गाड़ी आई जिसमें अमरनाथ जो श्रद्धालु है वो 3-4 दिन के बाद जो फंसे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि पूरी बस में किस हालत में है ये लोग। काफी करीबन 2 या 3 दिन से ये नहाए तक भी नहीं है। मोटे मोटे पेड़ डाल रखे हैं, पत्थर डाल रखे हैं चारों तरफ और हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर ये प्रोटेक्शन नहीं हो तो आदमी सुरक्षित नहीं पहुंच सके। हम लोगों को कहीं निकलने का मौका नहीं मिला कि हम लोग कहीं बाथरूम करने जाएं या एक बूंद पानी पीने जाए, इतनी हालात बिगड़ी हुई है। लेकिन कश्मीर में आतंकवादियों के हमदर्द बाबा बर्फानी के भक्तों का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अब तक बाबा अमरनाथ के करीब 1,27,000 भक्त पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। कश्मीर में आतंकियों के हमदर्दों के फैलाए बवाल के बीच अमरनाथ यात्रा पर संकट के बादल छा गए थे, लेकिन यात्रा फिर से शुरू करने का साफ संदेश है कि आतंकवाद के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। कश्मीर के मौजूदा हालात पर हमने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बात की। हमने उनसे पूछा कि कश्मीर में मौजूदा हालात को वो किस तरह से देखते हैं और क्या राज्य सरकार मौजूदा हालात और हिंसा से निपटने में नाकाम रही। देखिए, हालात गंभीर हैं। हमें हालात को देखते हुए जाहिर सी बात है परेशानी तो होगी ही और बहुत दुख भी है कि इतने सारे लोगों की मौत हुई है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज का दिन जो है बेहतर होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आज भी काफ़ी जगहों पे पथराव हुआ, काफ़ी जगहों पे हमले हुए और जिस तेज़ी से हम चाहते थे कि हालात पूरी तरह से काबू में आए, अभी तक काबू में नहीं आए हैं। क्या पाकिस्तान को आतंकवादी हाफिज सईद चला रहा है? वैसे इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हाफिज सईद ही चला रहा है, क्योंकि हाफिज सईद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। पाकिस्तानी सरकार को आदेश भरे लहजे में इस मौके का फायदा उठाने की एक्सपर्ट राय दे डाली। अब पाकिस्तान अपने मनपसंद आतंकवादी हाफिज सईद की बात को कैसे टाल सकता था? लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुरहान वानी को कश्मीरी नेता का ओहदा दे दिया, उसकी मौत को मानवाधिकार का उल्लंघन बता दिया। लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान की बोलती ये कहकर बंद कर दी कि पाकिस्तान पहले अपना घर संभाले, बाद में भारत के बारे में सोचे। ये पाकिस्तान और कश्मीर में आतंक पसंद दहशतगर्दों को भारत का करारा जवाब है। इसे तो आप जानते ही होंगे, ये पाकिस्तान का सबसे मनपसंद आतंकवादी हाफिज सईद है। जिसके साथ दिख रहा ये शख्स है सैयद सलाहुद्दीन, उस आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ जिसके कमांडर बुरहान वानी को भारतीय सेना ने एनकाउंटर में मार गिराया। ये तस्वीरें हैं पाक कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद की, जहां आतंकी बुरहान वानी के लिए बाकायदा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हाफिज सईद बुरहान वानी की मौत पर शोक प्रकट कर रहा है। बुरहान की शहादत, बहुत सारे माशाल्लाह कोई एक दो नहीं, शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादी हाफिज सईद पाकिस्तान का सबसे मनपसंद पालतू आतंकवादी है। अब जरा ये वीडियो देखिए जिसमें बुरहान वानी की मौत पर हाफिज सईद पाकिस्तान को एक्सपर्ट राय दे रहा है।
पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के साथ देने का खुला ऐलान किया जाए। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान के और वज़ारत ख़ारजा के बयानात अच्छे आए हैं, लेकिन जो जिस सतह पर तहरीक चंद दिन के अंदर अंदर खड़ी हो गई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सही मानों में कश्मीरी लोगों के जज्बात का एहसास होना चाहिए, जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए और एक वकील की हैसियत से पूरी दुनिया में इस मसले को उठाना चाहिए। अगर तेरे अड्डों से कोई ड्रोन उड़ा, अब जरा याद कीजिए, ये वही हाफिज सईद है जो पंपोर में भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले के बाद जोश व खरोश के साथ भारत के खिलाफ आग उगल रहा था। पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर में ड्रोन होगा। लेकिन अब अपने आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर हाफिज सईद रुआंसा हुआ जा रहा है। ये बहुत ही खौफनाक मरहला है। मैं इस मौके पर तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं और इंसाफ पसंद दुनिया से हम ये अपील करते हैं कि वो इस मसले का फौरी नोटिस लें और इंडिया को इस जारहियत से रोका जाए, इंडियन आर्मी को वहां जुल्म और सितम से बाज रखा जाए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अपने मनपसंद पालतू आतंकी हाफिज सईद का दुख देखा नहीं जा रहा। शायद इसीलिए पाकिस्तान को हाफिज सईद की एक्सपर्ट राय बेहद पसंद आ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो बुरहान वानी की मौत का गहरा सदमा लगा है। उनके कार्यालय से बयान जारी कर कहा गया है, कश्मीरी नेता बुरहान वानी समेत घाटी के अन्य नागरिकों के भारतीय सेना के हाथों मारे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गहरा सदमा पहुंचा है। भारत को अपने मानवाधिकार दायित्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। यानी जिस आतंकवादी बुरहान वानी पर कश्मीर के निर्दोष नागरिकों की मौत का गुनाह था, जो बुरहान वानी कश्मीर में दहशतगर्दी का पोस्टर बॉय बना हुआ था, उस बुरहान वानी को पाकिस्तान आतंकवादी नहीं बल्कि कश्मीरी नेता मानता है। अब पाकिस्तान के क्या कहने, वो खुद ही अपने आप को आतंकवाद परस्त देश होने की गवाहियां पेश कर रहा है। कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद भड़के दंगों में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की मिली भगत के सबूत तो भारत के पास पहले से ही मौजूद है। जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है वो भारत का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को इसमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को अगर ह्यूमन राइट्स का चिंता है तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। उस इलाकों में जो वहाँ के कश्मीरियों के साथ जो बदसलूकी किया जा रहा है पाकिस्तान के आर्मी के और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के वजह से जो नुकसान हो रहा है, वहाँ के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उस पर पाकिस्तान को ध्यान करना चाहिए। यहाँ हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पाकिस्तान को कुछ कहने का हक नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए। वैसे बहुत कम देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार एक सुर में सुर मिलाएं, लेकिन बुरहान वानी की मौत ने पाकिस्तानी मीडिया को भी मानो तोड़ कर रख दिया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के लिए भी बुरहान वानी आतंकी नहीं बल्कि हीरो है। आतंकी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मारे जाने का फायदा उठाने के लेकर बड़े स्तर पर हाफिज सईद काम कर रहा है। मुजफ्फराबाद में इसके लिए बाकायदे उसने मीटिंग की है और इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन को भी शामिल किया गया था। खुफिया रिपोर्ट ये बताती हैं कि इन तमाम चीज़ों के पीछे ISI बड़े स्तर पर इन दोनों आतंकी संगठनों को एक जगह पर शामिल करके बड़े स्तर पर भारत के खिलाफ आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। जानकारी ये भी है कि सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद इन तमाम चीज़ों को लेकर जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए खुला छोड़ रखा है।
आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान जिस तरह आंसू बहा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक बयान आया है, उससे पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने पर खुद के खिलाफ गवाही दे दी। दुनिया के सामने सवाल यही है कि क्या आतंकवाद को खुला सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान पर अब अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगाने का वक्त आ चुका है। खबरदार में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक और आतंकवादी बनाने की कट्टरपंथी टॉनिक देने वाले जाकिर नाइक के डर का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जाकिर नाइक ने आज भारत आने का प्लान क्यों टाल दिया। पाकिस्तान और आतंकवाद के बाद अब आतंकवादियों के रोल मॉडल बन चुके जाकिर नाइक के डर का विश्लेषण करते हैं, जिसने उसे भगोड़ा बना दिया है। एक पुरानी कहावत है, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल। अपने पीस टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करके आतंक का महिमा मंडन करने वाले जाकिर नाइक के लिए खुद को बेगुनाह साबित करना मुश्किल हो गया है। इस बात का आभास होते ही जाकिर नाइक अपराधियों की तरह अंडरग्राउंड हो गया। सऊदी अरब में बैठकर अपनी बेगुनाही की एक तरफा सफाई देने वाले जाकिर नाइक को आज भारत लौटना था और मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन जैसे ही उसे इस बात की भनक लगी कि भारत आते ही उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, उसे ऐसा डर सताया कि उसने भारत आने का फैसला ही रद्द कर दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद सऊदी अरब से सीधे किसी जाकिर नाइक सऊदी अरब से किसी अफ्रीकी देश भागने की फिराक में है, लेकिन सरकार जाकिर नाइक पर शिकंजा कसने की जोर शोर से तैयारी कर रही है। इस बीच भारत में जाकिर नाइक के हमदर्दों की जमात भी एक्टिव हो गई। I challenge any of the media, whether it be the newspaper or from the channels, to show me any official source from the Bangladeshi government which says that they believe that this act was inspired by Dr. Zakir Naik of killing innocent. ढाका टेरर अटैक के आतंकवादियों के रोल मॉडल जाकिर नाइक ने सऊदी अरब से अपनी सफाई ऑनलाइन पेश की, लेकिन भारत लौटकर सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बेगुनाही साबित करने में उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जाकिर नाइक आज भारत लौटकर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, जिसमें वो अपने उन भड़काऊ बयानों पर सफाई पेश करता जिनसे प्रेरणा लेकर आतंकवादियों ने ढाका में निर्दोष लोगों का खून बहाया। लेकिन दुनिया भर के आतंकवादियों का नायक जाकिर नाइक चूहा बनकर छिप गया। अब वो भारत लौटने से डर रहा है। जाकिर नाइक अब कब भारत लौटेगा भी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन भारत में मौजूद कुछ नेता हैं जो जाकिर नाइक से सहानुभूति रखते हैं और उसके प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। आप जाकिर नाइक का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैंने सुन लिया। नहीं, मैं जाकिर नाइक का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सच्चाई को सामने लाना चाहता हूं। जाकिर नाइक साहब पिछले 25 सालों से इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन चला रहे हैं। लाखों लोगों को मैदान में जमा करके, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे मुल्क, सारी दुनिया में जा करके वो जो है तकरीरें करते हैं और बड़े बड़े धार्मिक लोगों के सामने बैठ के बहस करते हैं, लेकिन आज तक इनके ऊपर टेररिज्म का कभी भी कोई सवाल नहीं लगा। अबू आजमी की बातों से उनके मन में जाकिर नाइक के प्रति बेपनाह मोहब्बत झलकती है, लेकिन जाकिर नाइक के घोर समर्थक होने के नाते उनके पास तर्कों की थोड़ी नहीं बहुत कमी है। सहमत हैं कि जांच होनी चाहिए, जितने इन्होंने बयान दिए हैं इस तरह के बयान, इनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सुनिए, देखिए बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, जिस तरह से जस्टिस श्री कृष्णा थे, जिस तरह से राजेंद्र सच्चर साहब हैं, ऐसे कोई अच्छे जज लोगों को बिठा करके, मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम, बिठा करके इनकी सारी स्पीचेस को चेक किया जाए, और यदि सचमुच इनकी स्पीचेस से कहीं न कहीं टेररिज्म फैल रहा है तो 100% जाकिर नाइक को सारी चीजों को बैन कर देना चाहिए और उन पर मुकदमा चलना चाहिए। जाकिर नाइक को भारत लौटने में अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, लेकिन अब उसके साथ दिक्कत यह है कि वो भारत की आवाम को और ज्यादा नहीं बरगला पाएगा, क्योंकि सरकार ने उसके पीस टीवी पर बैन लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल वो आतंक के महिमा मंडन करने के लिए करता था। डिस्ट्रिक्ट के एसपी और डीएम, उनके पास ये संवैधानिक हक है, पावर्स हैं कि वो ऐसा किसी भी ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक्शन ले सकते हैं और केबल ऑपरेटर का पूरा जो इक्विपमेंट उसको जब्त भी कर सकते हैं। तो हमने उनको एडवाइजरी कर दी है कि आप सतर्क रहिए। इसके उनकी जो कमेटी होती है, मॉनिटरिंग कमेटी, उसमें आम नागरिक भी शामिल होते हैं कि आप सब सतर्क रहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करिए।
जिस जाकिर नाइक पर भारत सरकार नजर गड़ाए बैठी है, वो जाकिर नाइक अब तक कैसे खुलेआम आतंक की क्लासें लगाता रहा, ये भी विवाद का विषय है। क्योंकि खुलासा ये भी हुआ है कि जाकिर नाइक पर साल 2009 से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की नजर थी। 2009 से 2014 तक 3 बार आईबी ने गृह मंत्रालय को जाकिर नाइक के जहरीले बयानों पर अलर्ट भी किया था, लेकिन जाकिर नाइक की बोलती बंद करने की कोई सरकारी कोशिश नहीं हुई। इसी बात पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जाकिर नाइक इस विषय में सरकार कुछ गंभीरता से विचार कर रही है, इस प्रकार का वातावरण नहीं लग रहा है। बांग्लादेश ने उसके पीस टीवी चैनल पर पाबंदी लगा दी है, मगर हिंदुस्तान क्यों राह देख रहा है इस कदम को उठाने के लिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मगर जाकिर नाइक को लगता है कि उस पर लग रहे सारे आरोप झूठे हैं, तो वो जांच से क्यों डर रहा है? क्या उसे भी अपनी बेगुनाही पर कोई शक है? वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। अगर वक्त रहते जाकिर नाइक पर नकेल कसी जाती तो आज जाकिर नाइक कानून के शिकंजे में होता। ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि भारत की खुफिया एजेंसियां साल 2009 से ही जाकिर नाइक से जुड़े अलर्ट गृह मंत्रालय को देती रही हैं, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जाकिर नाइक के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, उल्टे उसके खिलाफ मीडिया का मुंह भी बंद करने की कोशिशें की, जिसका सबूत इस वक्त हमारे पास है। 15 फरवरी 2013 में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने तत्कालीन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री मनीष तिवारी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने एक टीवी चैनल और एक संस्था पर जाकिर नाइक के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मामला आया था। उस लेटर की कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस लेटर में लिखा गया था कि एक न्यूज चैनल जाकिर नाइक को बदनाम कर रहा है। इस लेटर के जवाब में 7 अगस्त 2013 को सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से न्यूज चैनल को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। दरअसल ये सरकारी खेल उस लेटर पर हुई कार्रवाई थी जो जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान खान को लिखी थी। इसमें कहा गया था कि एक न्यूज चैनल जाकिर नाइक को आतंकवाद का समर्थक प्रचारित कर रहा है। इस लेटर की शुरुआत में मंत्री के रहमान खान को रिस्पेक्टेड ब्रदर लिखकर संबोधित किया गया था, जो इस बात की तरफ शक जताता है कि जाकिर नाइक की राजनीतिक गलियारों में भी अच्छी खासी पैठ थी, अच्छी खासी पहुंच थी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, जो 1989 से हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि दुनिया बढ़ती आबादी से जुड़े फायदे और नुकसान को याद रखे। इस मौके पर अब हम आपको दुनिया की आबादी से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां शेयर करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया की आबादी 740 करोड़ है। दुनिया के 1/3 से ज्यादा यानी करीब 268 करोड़ लोग सिर्फ 2 देशों चीन और भारत में रहते हैं। दुनिया की 52% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। दुनिया की आबादी में इस साल 4 करोड़ 20 लाख का इजाफा हो चुका है। दुनिया में हर 2 सेकंड में 5 बच्चे जन्म लेते हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।